तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 11 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के ऊपर। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, आज की क्लास में उनको करेंगे कंटिन्यू। हम विमीय विश्लेषण यानी कि डायमेंशनल एनालिसिस के ऊपर कुछ टॉपिक्स को आज हम डिस्कस करेंगे। उनके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम करेंगे। हम इस पहले टॉपिक को पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर रखेंगे, जो चीज़ें यहाँ से बताई जाती है उनको नोट डाउन करेंगे और घर से रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम लिखेंगे विमीय विश्लेषण डायमेंशनल एनालिसिस और क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको एग्जाम्पल देने हैं। आपको दो एग्जाम्पल लिखने हैं। दो एग्जाम्पल ऐसी राशियों के जिनको हम विमीय चर कहते हैं, या फिर सबसे पहले विमीय नियतांक। इनके दो एग्जाम्पल, डायमेंशनल कांस्टेंट, विमाहीन नियतांक, डायमेंशनलेस कांस्टेंट। इसके बाद विमीय चर, डायमेंशनल वेरिएबल और विमाहीन चर। चलिए दो एग्जाम्पल लिखेंगे ऐसी राशियों के जो कि इन कैटेगरीज के अंदर आती हो। लिखेंगे जल्दी से। चलिए, तो जैसे कि हमने डिस्कस करा है, ऐसे कांस्टेंट जिनकी विमा होती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है जी, जिसको हम जानते हैं ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और प्लांक नियतांक लिख लेंगे। प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। इनकी क्या होती है? विमा होती है। विमाहीन नियतांक की बात करेंगे तो जो पाई है ना, पाई एक ऐसा नियतांक है जिसकी कोई विमा नहीं होती। बाकी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 है ना, ये कांस्टेंट है, इनकी कोई विमा नहीं होती। देन आते हैं विमीय चर। विमीय चर यानी डायमेंशनल वेरिएबल में वो क्वांटिटीज आएंगी जो हम जनरली पढ़ते हैं, जैसे बल हो गया, फोर्स, वेग हो गया, है ना, बल हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, है ना, जो भी मतलब हम क्वांटिटीज जनरली पढ़ते हैं वो इसमें आ जाएंगी डायमेंशनल वेरिएबल में। और विमाहीन चर में आ जाएंगे हमारे कोण, है ना, और इसके अलावा विकृति जिसको हम स्ट्रेन कहते हैं। स्ट्रेन या फिर स्ट्रेन आपने पढ़ा नहीं होगा अभी, क्लास 11th में पढ़ा था आपने, है ना। इसकी जगह पे हम अपवर्तनांक कह सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये जरूर याद रखने। मैंने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं। एक एग्जाम्पल आप जो है खुद से भी लिखने की कोशिश करें। 3 एग्जाम्पल इनके जरूर याद रखें, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो है 1 नंबर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है, नोट डाउन करेंगे। चलिए, नोट डाउन कर लिया होगा आपने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, एक न्यूटन को डाइन में बदलो। कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन। चलिए, एक न्यूटन को डाइन में बदलो। देखिए, तो हमने समझा था ये क्वेश्चन को हम किस तरीके से करते हैं,
है ना। अगर आपको याद होगा तो इजीली इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कौन सी राशि की बात हो रही है यहाँ पर? न्यूटन और डाइन किस भौतिक राशि के मात्रक होते हैं? न्यूटन और डाइन बल के मात्रक होते हैं, यानी फोर्स के ये यूनिट है। एक फोर्स की एसआई यूनिट है, एक फोर्स की सीजीएस यूनिट है। ये बात हमको पता होनी चाहिए। अगर ये चीज याद नहीं होगी तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो मतलब यहाँ पर बल राशि है, भौतिक राशि बल है, फिजिकल क्वांटिटी फोर्स है, ये उसका एसआई मात्रक है, ये उसका सीजीएस मात्रक। बेसिकली हमको एसआई को सीजीएस में कन्वर्ट करने के लिए बोला जा रहा है ना। तो जो भौतिक राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या है? फोर्स यानी बल। और बल की विमा भी आपको याद होनी चाहिए। तो फोर्स की जो डायमेंशन होती है वो होती है M/L/T-2। M के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो, L के ऊपर कुछ नहीं है तो 1 लिख दो। इसको हम तुलना कराते हैं, इसकी तुलना अगर हम कराएं किससे? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन MA/LB/TC से। मतलब जो पावर में लिखा हुआ है M की उसको A लिख दो, L की पावर में जो लिखा हुआ है उसको B लिख दो, और T की पावर में जो लिखा हुआ है उसको C लिख दो। तो यहां से हमारे पास A, B और C की वैल्यू आ जाएगी। A, B और C की वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू M की पावर में कितना लिखा हुआ है? 1। B की वैल्यू L की पावर में कितना लिखा हुआ है? 1। और C की वैल्यू T की पावर में कितना लिखा हुआ है? -2। तो ये हमने नेक्स्ट स्टेप करना है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद हम हमने एक फॉर्मूला बना रखा है, ठीक है, इसको हमको यूज करना है। फॉर्मूला क्या है? N2 = N1, ठीक है। फिर उसके बाद M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C। बेसिकली हम इसमें करेंगे क्या? हम इसमें N1 जो है वो ये वैल्यू है जितना हमको कन्वर्ट करना है, एक कन्वर्ट करना है तो N1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। M1 M2 क्या है? M1 होगा SI सिस्टम के लिए, ये SI सिस्टम है, और ये CGS सिस्टम है। M1 L1 T1 हो गए जिस सिस्टम में हम अभी हैं, जो कि SI सिस्टम है, और M2 L2 T2 क्या हो गए? जिस सिस्टम में हमको चेंज करना है। चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये SI सिस्टम से हमको किस में जाना है? CGS सिस्टम में, ठीक है। तो M1 यानी SI सिस्टम में द्रव्यमान को हम नापते किस में? किलोग्राम में, तो यहां आ जाएगा किलोग्राम। और M2 CGS सिस्टम में हम द्रव्यमान को नापते हैं ग्राम में, तो यहां आ जाएगा ग्राम। ठीक हो गया। पावर A मतलब 1। फिर L1 क्या हो जाएगा? इस सिस्टम में, SI सिस्टम में हम लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में। और L2 हो जाएगा CGS सिस्टम में लंबाई को नापते हैं सेंटीमीटर में। P मतलब 1। T1 फिर से SI सिस्टम में समय को नापा जाता है सेकंड में, और CGS सिस्टम में भी समय को सेकंड में नापा जाता है। पावर C मतलब -2। बोलिए आसान काम है या नहीं है ना। अब क्या करना है? इनको हमको कन्वर्ट करना है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? N2 इज इक्वल टू, ये 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आएगा। किलोग्राम को हम क्या करेंगे? ग्राम लिख देंगे, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ग्राम्स होता है। और पावर कितनी है इसकी? 1। मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर पावर 1, और सेकंड अपॉन सेकंड की पावर -2। इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट। जनरली मतलब हम क्या कर रहे हैं? हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू कंपेयर कर ली है दोनों क्वांटिटी, दोनों यूनिट्स की, दोनों जो भी सिस्टम है उनमें यूनिट्स की। तो यहाँ क्या बचेगा भाई? यहाँ 1000 आएगा। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 100 आएगा, और 1 की पावर -2 आएगी यहाँ पर। तो 1 की पावर चाहे कुछ भी हो सेम होता है। तो बेसिकली ये हो जाएगा इंटू 100, 1000 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगे। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की घात 5। तो बेसिकली 1 न्यूटन को हमको कन्वर्ट करना था, 1 न्यूटन को हमको कन्वर्ट करना था। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? 10 की पावर 5 डाइन। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पैटर्न पता है, अगर आपको ये पता है कि आपको करना क्या है, कैसे करना है क्वेश्चन, तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नोट डाउन करेंगे जल्दी से। चलिए अब हूबहू सेम टू सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है
अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और यहाँ से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1 जूल को अर्ग में बदलो, 1 जूल को अर्ग में बदलो, मतलब 1 जूल में कितने अर्ग होंगे। फिर से बता देता हूँ, ठीक है, छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हेल्प आएंगी। ये एसआई यूनिट है, अर्ग सीजीएस यूनिट है। भौतिक राशि कौन सी है यहाँ पर, भौतिक राशि का नाम बताएंगे। जूल और अर्ग किसकी यूनिट होती है, एनर्जी कह लीजिए या फिर वर्क कह लीजिए, कार्य कह लीजिए, कार्य की ये इकाई होती है एसआई सिस्टम में जूल और सीजीएस सिस्टम में अर्ग। डब्ल्यू का अगर मैं डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन होती है ml² t-2, m के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -2 आ जाएगी जब मैं इसे MALBTC से कंपेयर करूंगा। ठीक है, अब इसके आगे करो आप, यहाँ तक मैंने आपकी हेल्प कर दी, इससे आगे करिए आप। मैं 2 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, 2 मिनट में इसका आंसर आप निकाल लेंगे। चलिए जल्दी से करेंगे, इतने हिंट मैंने आपको दे दी है, ठीक है, इससे आपका सॉल्यूशन। तो आई होप यहाँ तक की बात आपने इसमें सॉल्व करने की कोशिश करी होगी। फिर मैं बता देता हूँ, आपने जो सॉल्व करा होगा n2 = n1, ठीक है, m1/m2 पावर a, l1/l2 पावर b और t1/t2 पावर c, इस तरीके से करा होगा। ठीक है, n2 = n1 की वैल्यू तो 1 ही है क्योंकि 1 जूल को ही चेंज करना है। m1 यहाँ पर हो जाएगा kg, m2 हो जाएगा ग्राम, पावर a की जगह 1 आ जाएगा, l1 हो जाएगा मीटर, l2 हो जाएगा सेंटीमीटर, पावर b मतलब हो जाएगा 2, t1 हो जाएगा सेकंड, t2 हो जाएगा सेकंड, पावर c मतलब -2। ठीक है, आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे हम, तो हमें मिलेगा n2 = 1 इंटू किलोग्राम में कितना हो गया 1000 ग्राम पावर 1, फिर उसके बाद मीटर में कितना हो गया 100 सेंटीमीटर पावर 1, और इस सेकंड से सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर -2 आ जाएगी, तो बात वही रह जाएगी, वो मैं नोट डाउन नहीं कर रहा हूँ। इसकी पावर 2 है, b की जगह कितना था 2, तो n2 = हो जाएगा भाई 1000 बचा यहाँ से, और पावर 2 मतलब इसके आगे ये आ जाएगा 10,000, 1000 इंटू 10,000 मतलब 10 की घात कितना हो गया 1 2 3 4 और 1 2 3, ठीक है, मतलब 10 की पावर हो गया बेसिकली 7। तो 1 जूल = 10 की पावर 7 अर्ग हो जाएगा। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसके जैसा था, बस वैल्यू यहाँ पर चेंज थी और थोड़ा सा चेंज फिजिकल क्वांटिटी में हमने करा। जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन जो यहाँ से अक्सर पूछा जाता है प्यारे बच्चों, वो कुछ इस प्रकार से है। वैन डर वाल्स समीकरण, जो गैस इक्वेशन होती है बेसिकली, E + A/V² A + A/V² V - B = RT में हमको A व B नियतांक की विमा निकालनी। A और B, स्मॉल a और B दिख रही है आपको इसमें, ये क्या है कांस्टेंट है, विमा ज्ञात करें। ठीक है, इसमें बता रखा है P का मतलब है प्रेशर यानी दाब, V का मतलब है आयतन और T का मतलब है ताप। तो हमको A और B की डायमेंशन निकालनी है। चलिए R के बारे में इसमें बात नहीं करेंगे क्योंकि R के डायमेंशन का कोई खास रोल है नहीं। ठीक है, आप बोलेंगे R के विमा पता नहीं है R क्या है, तो इसका खास रोल है नहीं इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे। देखो दो चीजें जोड़ी जा रही है, P और A/V², इनको क्या किया जा रहा है, इनके बीच में ऐड है ना, P और A/V² के बीच में। तो सिंपली बात ये हो जाएगी
कि जब दो चीजों को जोड़ा जाता है तो उनको तभी जोड़ा जा सकता है जब दोनों की विमाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। तो क्योंकि P और A अपॉन V स्क्वायर को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ जोड़ा जा रहा है, तो मतलब कि दोनों की विमा क्या है, सेम होनी चाहिए। ये हमारे पास प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का। अगर दो चीजों को जोड़ा जाएगा तो मतलब कि उनकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए, तभी उनको जोड़ा जा रहा है। अब मुझे A की विमा निकालनी है यहाँ से, तो A की जो डायमेंशन निकल के आ रही है वो V स्क्वायर इधर आ जाएगा, मतलब जो P और V स्क्वायर की जो विमा होगी वो मेरा आंसर रहेगा। अच्छा, P क्या है, P है प्रेशर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो P है दाब, दाब होता है बल बटे क्षेत्रफल, MLT माइनस 2 अपॉन L स्क्वायर। तो दाब की जो विमा बन जाएगी वो बन जाएगी ML माइनस 1 T माइनस 2। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला था अगर डायमेंशन याद नहीं रहती तो फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, वहां से आप डायमेंशन बना सकते हैं। तो ML माइनस 1 T माइनस 2, यह है दाब की विमा। ठीक हो गई। इसके बाद आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, L क्यूब। ठीक है, और टेम्परेचर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, बस इन दोनों से काम हो जाएगा हमारा। तो P और V, तो P की डायमेंशन क्या है, ML माइनस 1 T माइनस 2, और V का स्क्वायर मतलब L क्यूब का स्क्वायर, तो L क्यूब का स्क्वायर मतलब L की पावर 6 हो जाएगा। तो A की डायमेंशन यहाँ से मुझे निकलती हुई दिख रही है ML5 T माइनस 2। ये किसकी विमा है, ये A की विमा है। नोट डाउन करेंगे, एक आंसर ये रहा हमारा, एक आंसर ये रहा। इसके साथ ही अगर मुझे B की डायमेंशन निकालनी तो उसमें भी मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा, उसमें भी मैं क्या करूंगा, सेम लॉजिक। V और B को जोड़ा जा रहा है, मतलब V की विमा, V और B को जोड़ा जा रहा है। एक सेकेंड, V की विमा बराबर B की विमा। V और B के डायमेंशन क्या है, सेम है, क्योंकि उनको घटाया जा रहा है। जब दो चीजों को जोड़ा जा रहा है उनके डायमेंशन सेम होगी, जब दो चीजों को घटाया जाएगा तो उनके डायमेंशन भी सेम होगी। तो V और B को घटाया जा रहा है, तो V और B के बीच में माइनस का साइन है, मतलब V की विमा B की विमा। तो यहाँ से B के डायमेंशन जो होगी वो वही होगी जो कि V के डायमेंशन होगी। और V के डायमेंशन क्या है भाई, V के डायमेंशन हमने देखा है L क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ M0 L क्यूब T0, ये डायमेंशन हो जाएगी B की। आई होप ये बातें आपके समझ में आई होगी। तो ये दोनों ही क्या होगा, इसके आंसर होगा A और B की विमा। नोट डाउन करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और रखते हैं आप लोगों के सामने। क्या सही है, हमसे पूछा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा है mv स्क्वायर, क्या ये सही है नहीं है। तो इसमें जरा एक चीज समझना, पहले हम इसको डायमेंशनली चेक करते हैं, विमीय रूप से चेक करते हैं विमीय रूप से सही है या नहीं। अगर इधर की विमा दोनों सेम आ जाती है, मतलब ये विमीय रूप से सही है। या फिर एक और इक्वेशन में लिखता हूं आप लोगों के सामने, mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh। ठीक है, अगर इधर की विमा सेम आ जाएगी तो मतलब कि दोनों चीजें जो है वो करेक्ट है, दोनों इक्वेशंस जो है वो करेक्ट है। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं इधर की तो यहाँ पर m है, m के डायमेंशन m होती है। v क्या है, v का मतलब वेग है, वेग की विमा होती है l t माइनस 1, और v का स्क्वायर है तो l t माइनस 1 का स्क्वायर। अच्छा, इधर m आ जाएगा, m की विमा फिर से m। g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जो विमा त्वरण की होती है वही g की होती है। और h क्या हो गया, हाइट यानी ऊंचाई, तो इसकी विमा हो गई l। अच्छा, इधर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2, और इधर आ जाएंगे तो ये भी हो जाएगा m l स्क्वायर t माइनस 2। तो अगर दोनों तरफ की जो इक्वेशन है हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन वो साफ आ रही है, हमको सेम सेम दिख रही है, तो हम क्या लिखेंगे, हम ये लिखते हैं विमीय रूप से यह समीकरण
सही है, विमीय रूप से यह समीकरण सही है। लेकिन क्या ये एक्चुअल में सही है, नहीं है? क्या ये एक्चुअल में सही है, नहीं है? तो इसको एक्चुअल में सही होने के लिए क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हाफ होना चाहिए था, हाफ mv², है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो यहाँ पर हमने ये बात देखी है कि डायमेंशनली कोई इक्वेशन करेक्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि वो इक्वेशन करेक्ट है, ठीक है। इसके यहाँ पर हम एक नोट लिखते हैं, एक नोट मैं आपको यहाँ पर लिखवाना चाहता हूँ, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चेक करेंगे ना, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है s = ut + हाफ at², ये गति का कौन सा समीकरण है, ये गति का दूसरा समीकरण है। अगर आप इस इक्वेशन को चेक करें डायमेंशनली, विमीय रूप से, तो ये करेक्ट आप पाएंगे। लेकिन अगर आप ये इक्वेशन चेक करें डायमेंशनली, तो ये इक्वेशन भी आपको करेक्ट मिलेगी, जबकि आप जानते हैं कि इन दोनों में से जो सही इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक है। तो विमीय रूप से सही समीकरण का मतलब है कि सिर्फ डायमेंशनली वो फॉलो कर रहा है, मतलब डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब कि विमीय रूप से दोनों जो समीकरण के जो दोनों तरफ की विमाएं हैं वो समान आ रही हैं। लेकिन डायमेंशनल इक्वेशन हमेशा करेक्ट होगी नहीं, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हमेशा करेक्ट नहीं होगी। लेकिन जो हमेशा करेक्ट इक्वेशन होगी वो डायमेंशनली भी करेक्ट होगी। ये बात हम यहां से देखते हैं। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन कैन नॉट ऑलवेज बी करेक्ट, या फिर मे बी करेक्ट। डायमेंशनली करेक्ट है तो हो सकता है वो सही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ ना कुछ गलती हो, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वो डायमेंशनली करेक्ट है तो वो करेक्ट ही इक्वेशन है। नोट डाउन करेंगे। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैंने आपको डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और इसी तरीके से आप जो है इनकी प्रैक्टिस भी करते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।